मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यंग एक डिप्यूटी मेयर होनी चाहिए थी, सना अहमद होनी चाहिए थी डिप्यूटी मेयर, क्योंकि बहुत फ्रेश सोच है उनकी, बहुत काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, और एक युवा जो सोचते हैं ना वो बहुत लिटरेट, बहुत बैलेंस्ड और एक जोश वाली सोच उनके अंदर होती है। भारत के प्रधानमंत्री ने सदन में, पार्लियामेंट हाउस में एक बात कही थी कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन पॉलिटिक्स आता है, ये उन्होंने कहा था। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी पॉलिटिक्स यूपी में अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि 5 सीट भी अगर आ जाए तो नारियल फोड़ना चाहिए उनको कालीघाट में, और मैंने टारगेट ही दिया था कि 3 अदर्स जीतेंगे, 2 या 3, क्योंकि 2 या 3 को ही मुझे ऐसा लग रहा था कि उस वार्ड में काम नहीं हुआ है, जो सिटिंग काउंसिल है 3 ही जीते, और एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी को एक लेसन दिया गया है, जनता ने दिया है। मैं नहीं कहूँगी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मुँह पे तमाचा मारा है। जनता ने कहा है कि अगर आपको यहाँ पर टिकना है तो आपको लिबरल होना पड़ेगा, आपको राम के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़ेगा, आपको मुसलमानों से घिन नहीं करना पड़ेगा, आपको क्रिश्चियन से घिन नहीं करना पड़ेगा, आपको माइनॉरिटी में आने वाले हर उस कास्ट और क्रीड को सम्मान देना पड़ेगा जो यहाँ पर रहते हैं। देखिए, मैं खुद उस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं तो कर्ज करती हूँ, रोज़ कर्ज करती हूँ, और कॉरपोरेशन इलेक्शन जितने दिन चला उतने दिन मैंने कर्ज किया कि खुदा ना करे कि ये जीते, खुदा ना करे कि इनकी 5 से भी ज़्यादा सीटें आए, और वो हुआ, मेरा कर्ज लगा। जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज द लोकल जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर नाजिया इलाही खान जी के पास हम लोग आ पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि एमसी इलेक्शन से पहले भी हमने इनसे मुलाकात की थी और इनका व्यू लिया था कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, किनको कितनी सीट मिलेगी, और इनका प्रेडिक्शन था कि जाहिर है टीएमसी सत्ता में आएगी लेकिन बीजेपी को 10 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। एक मैसिव विक्ट्री के साथ टीएमसी उभर करके आई है। इस मामले में बात करेंगे नाजिया इलाही खान जी के साथ। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंस अगेन वेलकम टू द लोकल जर्नलिस्ट। वेल मैम, टीएमसी का एक मैसिव विक्ट्री, 144 आउट ऑफ 134 मिल गया, और एज यू प्रिडिक्ट कि बीजेपी 10 सीट भी नहीं ला पाएगी, वहाँ वो 3 सीट पे ही सिमट के रहेगी। क्या कहेंगी मैम? मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक अभी मैं देख रही थी कि काफ़ी कुछ शफल हुआ है, सेम चेहरे, सेम लोगों को उठा करके किसी को जनरल सेक्रेटरी स्टेट का बना दिया गया है, किसी को कुछ बना दिया गया है। तो ये इनके अंदर जो अनुभव है ना वो बहुत कम है। मुझे नहीं लगता है कि इनके अंदर पॉलिटिकल अनुभव है भी कि नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है। भारत के प्रधानमंत्री ने सदन में, पार्लियामेंट हाउस में एक बात कही थी कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन पॉलिटिक्स आता है, ये उन्होंने कहा था। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी पॉलिटिक्स यूपी में अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो बंगाल की तरफ अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो इट्स ऑल राइट, हमारी दीदी हैं यहाँ पर। वेल मैम, एक और पार्टी है जो हमेशा से लड़ती रही है, 2 वार्ड से ही उन्होंने सीट पाई, 137 से और एक 45 से, एक संतोष कुमार पाठक जी और एक वसीम अंसारी। क्या कहाँ देखती हैं मैम, कांग्रेस कहाँ थी कंपटीशन में इस बार? देखिए, कोई भी पार्टी कंपटीशन में थी नहीं। अगर बहुत ही हम लोग फ्रैंकली बात करें, और मैं बहुत मुंहफट हूँ, एवरीवन नोज कि कोई भी पार्टी कंपटीशन में थी ही नहीं। एक्चुअली जनता के पास एक ऑल्टरनेट था नहीं, जनता के पास एक सब्स्टिट्यूट था ही नहीं। जनता को पता था कि मुझे जाना है और जोड़ा फूल पे बटन दबाना है, ये जनता पहले से जान रही थी। लेकिन संतोष अंकल के लिए मैं कहूँगी कि ही इज़ सच अ डिज़र्विंग कैंडिडेट, ही इज़ सच अ डिज़र्विंग पर्सन, बिकॉज वो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करना, बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है, बहुत ही स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो अगर वो जीते हैं तो जिस तरह से वो हमेशा काम करते आए हैं आगे भी काम करते रहेंगे। और वसीम अंसारी जी के बारे में मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए मुझे टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से निर्दलीय जीत करके सामने उभर करके आए हैं, वो देखिए अपने आप में एक जवाब है जनता का कि आप तृणमूल कांग्रेस का सिंबल भी अगर लेकर खड़े होते हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको हम वोट नहीं देंगे।
तो ये बहुत बड़ा मिसाल है। और जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट श्रीमती ममता बनर्जी जी के यहाँ से निकाला जाता है, उस पर उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या मतलब आपस में कन्विंसिंग पावर है कि भाई हम तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन हम तुमको टिकट ज़रूर देंगे। और जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, बिना चेयर के मेहनत कर रहा है, जनता के दुख तकलीफ़ में साथ में खड़ा हो रहा है, बहुत सोशल वर्क कर रहा है, उनको कुछ मिलता नहीं है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है हमारे सीएम के लिए, जो वो शायद कभी ना कभी इग्नोर हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। मैम, फिरहाद हकीम सर को आज फिर से वापस से कोलकाता का मेयर चुना गया, इस पे आप क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगी, लेकिन आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट कैन आई से, ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री उनके पास है। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। और मैं कभी भी कास्ट और क्रीड पे जाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि वो मुस्लिम है और मेयर बने हैं। ये इस मुद्दे पे मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ऑलरेडी उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से थी। मंत्री हैं वो स्टेट के, फिर MLA हैं वो, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत बड़ा क्षेत्र उनके अंडर में आता है। सो आई थिंक कि किसी और को चांस देना चाहिए, जो और भी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। और एक ही इंसान के ऊपर अगर आप बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दे तो कोई ना कोई चूक हो जाती है। तो अच्छा होता कि अगर हम किसी और को मेयर के रूप में देखते तो शायद वो फ्रेश माइंड से और अच्छा काम करता। आप किनको अपने नज़र में देख रही थी वैसे? आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे कि कौन मेयर के रूप में आप देखना चाहती हैं, अगर आपको मतलब इस तरह की कुछ सोच होती तो? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यंग एक डेप्यूटी मेयर होनी चाहिए थी, सना अहमद होनी चाहिए थी डेप्यूटी मेयर, क्योंकि बहुत फ्रेश सोच है उनकी, बहुत काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं। और एक युवा जो सोचते हैं ना, वो बहुत लिटरेट, बहुत बैलेंस्ड और एक जोश वाली सोच उनके अंदर होती है, और काफ़ी भारी मात्रा वोट से वो जीती भी हैं। आज उनको मैम बोरो 6 का चेयरमैन भी बनाया गया। इट्स गुड, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो डेप्यूटी मेयर वाली है। वेल मैम, अब एक और अभी न्यूज़ है जो काफ़ी चर्चित है इलेक्शन के अलावा भी बाहर से, जैसे लखीमपुर केरी का केस, अजय शर्मा के बेटे जो आशीष मिश्रा, राइट, वो उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक ABP न्यूज़ के मीडिया पर्सन के साथ मिसबिहेव किया। इस मामले को आप किस तरह देखती हैं, क्या बोलती हैं मैम इसके बारे में? देखिए, टेनी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि इस हादसा जी जानती हूँ मैं, जो इस हादसे के कुछ ही दिन के बाद अमित शाह जी की एक मीटिंग हुई थी उसी एरिया में, और टेनी जी बगल में खड़े थे, और अमित शाह जी अपने स्पीच में कह रहे थे कि दूरबीन से लेके भी अगर देखा जाए तो कोई गुंडा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो मैंने कहा है, सारे चैनल्स पे कहा है कि बगल में ही देख लेते तो उनको दूरबीन से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती गुंडे और बदमाश को। उन्होंने कहा कि यूपी में अगर सोने से लद करके भी औरतें बाहर निकले तो वो सेफ़ है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू से अमित शाह जी को कहना चाहूँगी कि औरतों को तो छोड़ ही दीजिए, सोने से लदना भी छोड़ दीजिए, आप ही बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल के दिखा दीजिए, तो मैं मान जाऊंगी कि आपकी वहाँ योगी जी की सरकार है। देखिए, बहुत गलत हुआ है, किसानों को जिस तरह से टेनी जी के बेटे ने कुचला है, रौंदा है, एक जो इमोशंस को उन्होंने रौंदा है, एक विश्वास को भी रौंदा है साथ साथ, और जिस तरह से मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश की है, मीडिया का कैमरा फेंक कर मारा है, धक्का दिया है, गाली दिया है, जिसको पीप पीप करके बंद कर दिया गया था, बहुत गलत है। आज ये सिनेरियो है, आना चाहिए था कि सारे मीडिया को एक सुर में बात करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी देखिए कि गोदी मीडिया हावी हो गया, इस मैटर को कहीं पे दिखाया ही नहीं जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने भी इस मामले में ये मांग की कि उनकी इस्तीफा देनी चाहिए। इस्तीफा की मांग लगातार विपक्ष कर रही है, लेकिन इस पे सरकार की तरफ से किसी तरह का कुछ नहीं है। आप खुद उस पार्टी से हैं, आप किस तरह से देखती हैं मैम इस चीज़ों को? देखिए, मैं खुद उस पार्टी से हूँ, लेकिन मैं तो कर्ज करती हूँ, रोज़ कर्ज करती हूँ, और कॉरपोरेशन इलेक्शन जितने दिन चला उतने दिन मैंने कर्ज किया कि खुदा ना करे कि ये जीते, खुदा ना करे कि इनकी 5 से भी ज़्यादा सीटें आएँ, और वो हुआ, मेरा कर्ज लगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता मंत्री और नेत्री ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि वो गंगा से नहाई हुई शुद्ध एकदम न्यू बॉर्न बेबी हैं।
ये कभी जिंदगी में कोई गलत काम किया ही नहीं है इन लोगों ने। इनको जनता के ऊपर हावी किया जाएगा और जनता को मजबूर किया जाएगा कि इनको वोट दो और इनको मानो और इनको समझो कि ये जो बोलते हैं जो करते हैं सब सही होता है। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग इनकी गलती को छुपाने में, इनकी गलती को बढ़ावा देने में गोदी मीडिया का काम है, बहुत बड़ा सहयोग है। मैं तो स्पीकर थी, मैं तो सारे नेशनल चैनल्स पे बैठी हूँ, मैं जानती हूँ कि क्या गौटबाजी होती है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है और यही रीज़न है कि आज मैं इनका पोल पट्टा खोल रही हूँ। ये हेस्टिंग पार्टी ऑफिस नहीं है, ये कॉरपोरेट ऑफिस है। और ये मुरलीधर वाला जो है ये बीजेपी पार्टी ऑफिस नहीं है, ये खाओ पकाओ मोदी खाना है। यहाँ सिर्फ खाओ पकाओ मोदी खाना चलता है, ठोंगा ठोंगा चना बादाम आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व आने वाले 2-4 सालों में कुछ रहने वाला है। मैं अभी से कह रही हूँ, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रही हूँ कि आने वाले 2024 में इनके वोट की मात्रा, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जीतने की मात्रा बहुत घटेगी, बहुत घटेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है और डिमोनेटाइजेशन की वजह से पैसे का भी काफ़ी प्रॉब्लम है सारे अपोजिशन को। तो इसलिए जनता को शायद फिर उनकी सरकार बन जाए 24 में, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता, कोई टक्कर का अपोजिशन होता तो बहुत मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार बनाना। मैम, टीएमसी पार्टी जिस तरह से मजबूत दिख रही है, जिस तरह से मजबूती के साथ उन्होंने असेंबली इलेक्शन जीता, ये बाईपोल इलेक्शन जीता, क्या लगता है 2024 में ममता बनर्जी कहीं दिल्ली की तरफ सफ़र करते हुए नजर आएंगी, जहां वो ये अश्योरिटी के साथ ये बता सकती हैं कि हाँ मैं आगे की तरफ वहाँ आकर के स्थापित करने वाली हूँ अपना? हाँ। देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है सबका। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में भी निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। तो जोश दीदी के अंदर आज से नहीं है। मैं तो बहुत कम उम्र से उनको देख रही हूँ। जब वो धर्मतल्ला में धरना पे बैठी थी भूख हड़ताल में, तब मैं भी थी वहाँ पर। तो मैं उनको बहुत कम एज से देखी हूँ और मैंने हमेशा उनसे इंस्पिरेशन लिया है कि एक औरत कितनी मजबूत हो सकती है, लेकिन बहुत सारी कमियाँ हैं। UNI presents Wow Series Leather Flip Mobile Cover. Imported high quality material and sophisticated craft. Precise magnetic lock. Pockets for card holder. Available in 5 attractive colors. UNI, born to win. We protect your mobile. उनके पास हिंदी स्पीकर नहीं है, बहुत सारे नेता नहीं हैं जो सारे देश में फैल सके। हिंदुस्तान बहुत छोटा नहीं है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। अब आप गोवा में जाके बंगाली में भाषण देंगे, कोई नहीं समझेगा। आप दिल्ली में जाकर बंगाली में भाषण देंगे, कोई नहीं समझेगा। तो कुछ ऐसे फेस की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे नेत्री लेडीज़ महिलाओं लीडर्स की ज़रूरत है जो बाहर जाकर के संभाल सके। अब जितने भी उनके लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ फिक्स हैं, उनको यहाँ काम करना पड़ेगा। वो उठ करके गोवा में नहीं जा सकते। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका सेशन चलता है, उनको पार्लियामेंट में, सदन में रहना ही पड़ता है। लेकिन जोश उनके अंदर जितना है, उसके लिए मैं जितना भी बधाई दूँ या जितना भी कॉन्ग्रेचुलेट करूं मैं श्रीमती ममता बनर्जी जी को, वो कम होगा। हाँ, आने वाले 24 में नहीं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा चैलेंज बन करके तो ज़रूर वो आएंगी, ज़रूर आएंगी। फिर मैम एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। हर चीज़ मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है, मेन नेशनल स्ट्रीम मीडिया है, वो हर चीज़ पे बात कर रही है। महंगाई की बात ख़त्म कर दी गई है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी आज भी इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो ऑल ऑफ सडन प्राइस हाइक हुआ है, पेट्रोल का, तेल का, डीजल का, खाने के तेल का, हर एक चीज़ का, इस मामले में आप क्या देखती हैं? बीजेपी पार्टी कहती थी कि हर एक चीज़ का दाम कम कर देंगे, यहाँ तक कि अब रिचार्ज पे भी टैक्स लगने लगा है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रहा है कि हमको हिंदू मुस्लिम करना है और लोगों के दिमाग को भटकाना है। आप इनकी स्ट्रैटेजी को मैं चंद मिनट में नहीं पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है। जब इंसान बात करने की कोशिश करता है पेट्रोल की महंगाई पर, सरसों तेल की महंगाई पर, प्याज की महंगाई पर, आपके गैस सिलेंडर की महंगाई पर, तब सुशांत सिंह राजपूत के केस को इतना ज़्यादा हाइक कर दिया जाता है कि दुनिया के सब हिंदुस्तान के सारे चैनल्स पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही दिखाई देता है। जबकि उनका जजमेंट में नहीं आ पाया सही से। मैं जजमेंट तक जाऊंगी ही नहीं, जबकि सुशांत सिंह राजपूत कोई बहुत बड़े सोशल वर्कर या ज्ञानी या साहित्यकार नहीं थे। एक एक्टर थे
जिन्होंने आज तक पता नहीं चला कि जिन्होंने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ, जो सीबीआई जैसी टीम भी पता नहीं कर पाई। उसके बाद फिर काफ़ी साल तक वो राम मंदिर पर खेलते रहे कि भाई हमको वहीं मंदिर बनाना है, माइंड को डाइवर्ट करते रहे। एम्प्लॉयमेंट पे बात आती है तो माइंड को डाइवर्ट किया जाता है। 28 दिन इस हिंदुस्तान की सारी मीडिया ने आर्यन सिंह के केस को ट्रायल किया। कोर्ट में ट्रायल कम हुआ, बाहर ट्रायल ज़्यादा हुआ, मीडिया ज़्यादा ट्रायल की। सारे बड़े चैनल्स, सारे तमाम हिंदुस्तान के तमाम मुद्दों को हटा करके, हर एक छोटे बड़े मुद्दों को हटा करके आर्यन खान। तो देखिए, ये स्ट्रैटेजी बनी रहती है भारतीय जनता पार्टी की, हमको कैसे जनता के माइंड को डाइवर्ट करना है। आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, कोविड सिचुएशन की वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन आया, कितने लोग अनएम्प्लॉय हो गए। कितने लोग आज ऐसे हैं जो अपने गांव ग्राम गए हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिना खाए सोते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं। कितने ऐसे करोड़ों लोग हैं, स्टाफ्स हैं जिनकी सैलरी नहीं मिल रही है। आप एविएशन इंडस्ट्रीज में देखिए, बहुत सारे ऐसे एविएशन में जो लोग काम करते हैं उनको भी आज तक पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, कट के मिल रही है, या जो पिछली सैलरी बाकी है 2020 की वो नहीं मिल रही है। तो इन सब मुद्दों पे उनको बात नहीं करनी है। एक नए यूनिवर्सिटी की बात नहीं करनी है, एक नए कॉलेज की बात नहीं करनी है, एक नए स्ट्रीम की बात नहीं करनी है, उनको एक नए इतिहास रचने की बात नहीं करनी है, उनको देश को लिटरेट बनाने की बात नहीं करनी है, उनको देश को इम्प्रूव करने की बात नहीं करनी है। उनको बात करनी है फलाना आदमी मुसलमान है और हम हिंदुत्व सेव करने आए हैं। उनको सिर्फ ये बात करनी है। उनको किसी भी तरीके से जनता को उलझा के रखना है कि हम हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और हम अपनी रोटी सेकते रहेंगे। देखिए, उसका बहुत अच्छा जवाब किसानों ने दिया। मुझे लगता है कि वो किसान आज पढ़े लिखे बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे ज़्यादा बेटर हैं कि वो गले की हड्डी बन गए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गले की हड्डी बने, और उनको जो चाहिए था वो उन्होंने मनवाया। तीन फार्मर लॉ जो है बिल है वो कैंसिल हुआ। आज अगर ये बिल कैंसिल नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट तो यूपी में एंटर करना इनके लिए मुश्किल हो जाता, इनके लिए। लेकिन आज भी किसान डटे हुए हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे हैं, जो पीएचडी की डिग्री, एमए की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के घर में बैठे हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो इतने स्टबबॉर्न क्यों नहीं होते हैं? वो इतने ज़िद्दी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखिए, आज मांगने से कुछ नहीं मिलता है। एक छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ छाती से दूध नहीं पिलाती है। तो आज मांगने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती चली जाएगी। हम बूढ़े होते चले जाएंगे और यहाँ हिंदू मुस्लिम का आइडेंटिफिकेशन ही हम देते रह जाएंगे कि नहीं, हम मुस्लिम हैं लेकिन हम उग्रवादी नहीं है। हर मुसलमान दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार नहीं होता है, और हर बॉम्बे में फिल्म एक्टर एनडीपीएस का पेडलर नहीं होता है। तो आज जो भी फेमस होने लगता है, जिसका भी मान सम्मान बढ़ने लगता है, उसको कैसे जेल भेजना है, ये भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी होने लगती है। ये ऐसा नहीं है कि अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी वाले, उनके खुद की पार्टी के अंदर भी उनके अंदर इतनी जेलेसी है कि अगर उनको दिख जाता है कि मेरे बगल में बैठा हुआ लीडर को जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, जनता उसको सुनना चाह रही है, जनता उसको बहुत मोहब्बत दे रही है, तो उसको कैसे फंसाना है ये वो अपना सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जया बच्चन ने सदन के अंदर उनको कर्ज किया था। मैं आपके चैनल के थ्रू उनको कर्ज कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कंडीशन बद से ज़्यादा बदतर होगी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और आज पश्चिम बंगाल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज आपने अगर वाकई में जनता को जनता समझा है तो अर्जुन सिंह जी राजा बाजार क्यों नहीं गए अपने कैंडिडेट के लिए? खिदरपुर क्यों नहीं गए? मटिया बुरुज क्यों नहीं गए? वो मुस्लिम वार्ड्स में क्यों नहीं गए? वहां भी तो हिंदू रहते हैं, वहां तो आपको जाकर के ज्यादा सेव करना चाहिए। क्या वजह है कि शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं वो 39 वार्ड केलाबागान नहीं गए? क्या वजह है? क्योंकि इनको शर्म आती है। ये मुसलमानों से सामना नहीं कर सकते हैं, ये क्रिश्चियन से सामना नहीं कर सकते, ये पंजाबी से सामना नहीं कर सकते, ये जैन से सामना नहीं कर सकते, ये बुद्ध से सामना नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनसे वो लोग सवाल पूछेंगे कि आप मेरे लिए क्या सोचते हैं,
आप जब मंच पे चढ़ते हैं, आप जब चैनल पे बैठते हैं, आप यही कहते हैं कि हमको हिंदू को सेव करना है। तो हमने क्या पाप किया है? ये सारे कास्ट और क्रीड ने क्या पाप किया है? आपको क्या गलत किया है आपके साथ? यही वजह है कि अर्जुन सिंह जी बेचारे बड़ा बाजार में घूमते रह गए, बेलियाघट्टा में घूमते रह गए। ज़रा जाना चाहिए था राजा बाजार मुख्तार का कंपेनिंग में, तब पता चलता आपको कि मुसलमान आपसे नाराज़ हैं कि आपको प्यार भी करते हैं। आपने अपना प्यार तो दिखाया नहीं। कैंडिडेट को भी चूज कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि मुसलमान को जो टिकट दिया है हमने वो सिर्फ दिखावा के लिए दिया है, लेकिन हम उसके कंपेनिंग में नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी पार्शियलिटी चल रही है। जवाब तो देना पड़ेगा इन लोगों को। 2024 बहुत दूर नहीं है। जवाब तो खैर मैम जनता ने इस बार भी दिया, लोकसभा में भी दिया और ये बाईपोल में भी दिया। फिर मैम आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, नाज़िया इलाही खान जिनको हम जानते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडर रहे हैं या थी, कुछ भी कह लें, इतनी सारी चीज़ों के बाद नाज़िया जी को हम लोग कहाँ देखने वाले हैं? एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए समवेयर एल्स, और किस तरह के कार्य आप आगे अंजाम करेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि ट्रांसजेंडर के प्रोग्राम में आप करी थी, उससे मुतल्लिक थोड़ा सा बताएं। और मैं ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ कि नाज़िया जी कहाँ पर नज़र आएंगी, किस पार्टी के साथ नज़र आएंगे, या एज ए सोशल वर्कर वो अपनी पर्सनैलिटी को वापस से फिर लोगों के सामने लेकर के आएंगे? देखिए, मैं हमेशा से एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने अपनी उम्र के 13-14 साल से सोशल वर्क किया है। मैं अभी आपने ट्रांसजेंडर के लिए पूछा है, तो आज भी देखिए हमारे सोसाइटी में या हमारे एक्वेंटेंस में या हमारे जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रांसजेंडर को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ट्रांसजेंडर का भी एक अधिकार है इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में एक अधिकार है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अरे तुम तो छक्का जैसी दिखती हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कोई लड़की अगर अपना फ़ोटो डालती है तो कमेंट करते हैं, अरे तुम्हारा फेस तो हिजड़ा जैसा है। क्यों? वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं लड़की को, अरे इसका कपड़ा देखो प्रोस्टिट्यूट जैसा है। क्यों? प्रोस्टिट्यूट इंसान नहीं होती हैं क्या? वो भी तो इंसान होती हैं। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो भी है। वो इंसान नहीं होती हैं क्या? आप कैसे ये जज कर सकते हैं कि अगर कोई छक्का है तो हम उसको बेइज्जत वाली नज़रों से देखेंगे, अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है तो हम उसको बेइज्जत वाली नज़रों से देखेंगे? देखिए, मेरा हमेशा सोचने का तरीका ये रहा है कि जिसका बलात्कार होता है उसको मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो बलात्कार करता है उसको छुपाने की ज़रूरत है। जिसका बलात्कार हो रहा है उसका कपड़ा ज़बरदस्ती खोला जाता है, लेकिन जो बलात्कार करता है वो खुद से अपना कपड़ा उतारता है, अपनी मर्ज़ी से उतारता है। तो मेरी नज़रें बिल्कुल अपोजिट, बैंग अपोजिट देखती है। मेरी नज़र में प्रोस्टिट्यूट बहुत इज़्ज़तदार है, वो सारे ट्रांसजेंडर बहुत इज़्ज़तदार है, लेकिन वो लोग बहुत बेइज्जतदार हैं जो उनके नाम को मजाक समझते हैं या बेइज्जत वर्ड समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैंने अगर किसी औरत को हिजड़ा बोल दिया है या प्रोस्टिट्यूट बोल दिया है तो मैंने उसका मजाक उड़ा दिया है। आप अपना खुद मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसको भी उसी अल्लाह ने पैदा किया है, उसको हर कुछ दिया है। इवन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक प्रोस्टिट्यूट अपने जिस्म को बेच करके अपना घर चलाती है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाती है, अपना संसार चलाती है। आप सोचिए कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो। एक ट्रांसजेंडर जो पैदा होने के बाद खुद में ये डिसीजन लेता है कि मैं मर्द नहीं, मैं औरत हूँ, और वो लोगों को ये बताता है कि, और खुद में सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं औरत हूँ, मुझे औरत समझो, तो वो कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो यही चीज़ है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि जितने भी इंसान, कुछ लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग पशु पक्षी से बहुत प्यार करते हैं। मैं हर वो पिछड़े हुए इंसान से प्यार करती हूँ जिनकी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं होता है, जिनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं होता है। मैं हर उस रेप की विक्टिम से प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ जिनको गले लगाने वाला कोई नहीं होता है। मैं हर उस यतीम बच्चे से बहुत प्यार करना चाहती हूँ जिसका माँ बाप नहीं है। मैं एक बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं इस बंगाल नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान में उन तमाम बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ जिनको गोद में लेकर के प्यार करने वाला कोई नहीं है। तो यही है नाज़िया इलाही खान। मैं किसी भी पार्टी में जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं अपने कौम के साथ साथ
हर कास्ट और क्रीड के हर पिछड़े हुए लोगों को कि मैं एक बैकबोन बनूं, एक लाठी बनूं, एक आवाज़ बनूं। जैसे मैं ट्रिपल तलाक में बनी थी, मैं पॉलीगमी हलाला में बनी थी, आज मैं कोशिश कर रही हूँ ट्रांसजेंडर में बनने की। कल मेरा प्रोजेक्ट हो सकता है प्रोस्टिट्यूट्स को लेकर के आए, उनकी आवाज़ बनने की, यतीमों की आवाज़ बनने की, हमारे कौम में पढ़ाई स्टडी को बहुत आगे लाने की। तो मैं हमेशा जो कमज़ोर कड़ी है, जिसको कोई देखना नहीं चाहता है, जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ रोटी सेक रही है, सिर्फ अपना कारोबार चलाना चाहती है, सिर्फ चेयर चाहती है, मैं चाहती हूँ कि उस पर अमल किया जाए, काम किया जाए। मैं 13 दिन जेल में थी। उस 13 दिन में मैं जितने बच्चों से मिली थी, आज भी उस बच्चों के लिए करने की मेरे अंदर हिम्मत है। मेरा लेटर मैंने भेजा है कि न्यू ईयर पर उनको नए कपड़े दिए जाएंगे, न्यू ईयर पर उनको नए ब्लैंकेट्स दिए जाएंगे, उनको पढ़ने लिखने का सामान दिया जाएगा। सिर्फ 13 दिन मैं वहाँ पर थी और उस 13 दिन में मुझे उन बच्चों से इतनी लगाव हुई है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनको नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, कल हो सकता है अल्लाह अगर मेरे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गई, तो मैं वो 13 दिन अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी और ना ही उन 22 बच्चों को भूलूंगी। तो यही है नाजिया इलाही खान। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग देख रहे थे नाजिया इलाही खान जी को, जो कि हमारे हर सवालों का जवाब काफ़ी, जो उनका अंदाज़ है फेयरलेसली रखने का, वो रख रही थी। जब आखिरी सवाल हमने उनसे किया कि नाजिया इलाही खान जिनको हम जानते हैं एक पॉलिटिकली और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, उनको कहाँ देखेंगे आगे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो हर उस शख्स के साथ हैं जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, जिनको उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो उनके साथ खड़ी रहेंगी और आगे भी इसी तरह के कार्य करती रहेंगी। बहरहाल द लोकल जर्नलिस्ट के साथ जुड़े रहें और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक में लाइक करें, इंस्टा ट्विटर पे हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए नाजिश फराज को दे इजाज़त। देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।